देवतुल्य आयु माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चित्र क्रमांक क्रमांक 866। जन्म बृहस्पतिवार। तारीख 22 फरवरी 2024। और आज हमारे बीच में आ जाए डॉक्टर साहब, डॉक्टर जगदीश त्यागी साहब, जो होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं। आप BSc BHMS ऑनर्स NHMC लखनऊ से हैं और प्रैक्टिसिंग एज होम्योपैथिक कंसल्टेंट सिंस 2004 राजनगर से। डॉक्टर साहब ने इससे पूर्व भी कई विषय लिए और कई विषय में जानकारी दी। लास्ट विषय आपने प्रोस्टेट कैंसर पे लिया था, तो आज डॉक्टर साहब जो हैं पार्किंसन पे ले रहे हैं। पार्किंसन जैसे भी हम चर्चा कर रहे थे, तो सृष्टि के बाद या उससे पहले होती है, पर आप बता रहे हैं कि जैसे DNA या पहले कोई ऐसी हिस्ट्री होती है तब ज्यादा आदमी की होती है। और आप सही कह रहे हैं कि जो एक डोपामीन होती है, मतलब उसकी कमी के कारण या तंत्रिकाओं में कहीं ना कहीं बॉडी का बैलेंस का बिगड़ना। और अगर देखा जाए तो काफी हद तक जो एक डेटा ये भी आए हैं कि 2/3 के आसपास लोग काफी डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं। यानी कि हंसना तो लोगों ने बंद ही कर दिया, मुस्कुराना भी बंद कर दिया, और हंसने की कोई बात भी नहीं रखता। तो क्योंकि काफी हद तक अगर देखा जाए तो व्यक्ति मुस्कुराए हंसे तो काफी हद तक अपने को दूर कर सकता है। खैर, ज्यादा चीज ना लेते हुए आदरणीय डॉक्टर जगदीश त्यागी साहब से निवेदन करते हैं कि आज बहुत बहुत जारी आ जाए डॉक्टर साहब। थैंक यू अरविंद सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ बोलने का इस प्लेटफॉर्म पे मौका बार बार देते हैं आप। और आज भी फिर से तीसरी बार मैं आपके प्लेटफॉर्म पे हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। तो मेरे विचार से जो लोग जुड़ने वाले थे जुड़ गए हैं और शुरू करते हैं। जी सर। पार्किंसनिज्म दो चीजें होती हैं, एक तो होता है पार्किंसन डिजीज, एक होता है पार्किंसोनिज्म। तो कई बार ये स्टार्टिंग में क्यों बता रहे हैं कि थोड़ा सा क्या होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कई बार। वर्ड दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसी बीमारियां हैं। तो पार्किंसन डिजीज तो जो हमने बनाया बताया कि जेनेटिक कोज है, या जो एक्चुअल पार्किंसन डिजीज है उसकी बात करते हैं। और पार्किंसोनिज्म में कुछ और भी ब्रेन की कंडीशन रहती हैं जिनमें पार्किंसन जैसे लक्षण आने लगते हैं। तो उन सभी को मिला के हम पार्किंसोनिज्म कह देते हैं कि पार्किंसोनिज्म है। तो एक तो थोड़ा सा अंतर ये होता है कि कुछ बहुत सारी बीमारियां हैं, ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसको मिला के हम पार्किंसोनिज्म भी कह सकते हैं। और आज जो टॉपिक है हमारा वो पार्किंसन डिजीज पे है। जैसा कि अरविंद जी से अभी बात हो रही थी कि एज रिलेटेड ये एक प्रॉब्लम है। और इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ ब्रेन है कि धीरे धीरे ब्रेन जो है वो डिटोरेट होने लगता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी का मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है, धीरे धीरे करके बॉडी बहुत स्लो होने लगती है। और हाथ पैरों में ट्रीमर आने लगते हैं, कांपने लगते हैं हाथ पैर। और बैलेंस हमारी बॉडी का जो है वो गड़बड़ करने लगता है। तो कुछ इस तरह की इसमें प्रेजेंटेशन होता है। अब ज्यादातर लोगों में मतलब इसका विशेष कोई कारण नहीं होता कि क्यों हुई, कैसी हुई। कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री मिलती है, कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलती। तो लिटरेचर के अनुसार जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको क्योर नहीं कर सकते हैं। और कोई विशेष हिस्ट्री इसमें देखने में नहीं आती कि भाई हम ये जज करें कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्या कारण था। ये बहुत ज़्यादा समझ में आता नहीं है। और इसमें बहुत ज़्यादा आम आदमी को इसमें दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए कि मैंने ये कर लिया था, ये मुझे इंजेक्शन लगा था, बचपन में एक बीमारी हो गई थी उसकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर होता है कि कुछ लोग जैसे कोई कमजोर हो गए हैं, मेंटली और फिजिकली कमजोर हो गए हैं, उनको थोड़ा, जिनको हानि होती है, जिनके उसमें पड़ा होता है जीन्स में, तो उनको थोड़ा सा अर्ली सिम्टम आने लगते हैं और तेजी के साथ प्रोग्रेस करती है। ये जरूर हो जाता है। लेकिन इन सब से इसका कोई लिंक नहीं है कि किसी वजह से, किसी पर्टिकुलर बीमारी के होने से, किसी पर्टिकुलर चोट लगने से, मेंटल ट्रोमा हो गया उसकी वजह से कोई हमें ये बीमारी होगी, ऐसा नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जैसा कि अभी बात हुई कि भाई
एवरेज एज जो है इसकी 60 है, कि 60 की उम्र के आसपास ये शुरू होती है, कुछ पहले भी शुरू हो सकती है, और कई लोगों में लेट भी शुरू होती है। प्रोग्रेशन बहुत स्लो होता है इसका, कि धीरे 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 बढ़ती है। तो कई बार तो डिकेड्स लग जाते हैं, कि 10-20 साल लग गए भाई बीमारी को बढ़ने में, तो आदमी तब तक 80 का हो जाता है। तो कई बार ये पूछते हैं भाई, डिजीज से जान का खतरा तो नहीं है? तो इस बीमारी से जान का खतरा ऐसे नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बुरी तरह से खराब हो जाती है। मतलब पूरी एक तरह से कहा जाए तो, अगर ये डिजीज प्रोग्रेस कर जाती है और हम इसका ध्यान नहीं रखते हैं, थोड़ा सा मैनेज प्रॉपरली हुआ नहीं है, तो पूरी तरह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो क्योंकि शुरुआती तौर में तो मसल और ट्रीमर और बैलेंसिंग पार्ट ही है, बाद में मेमोरी का, सेंसेस का, मतलब जितने कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं जो हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम करते हैं, उन सब में भी इसका असर आ जाता है। हम भूलने लगते हैं, हम जवाब नहीं दे पाते, हम चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते, तो ये सब भी प्रॉब्लम आने लगती हैं, जिसकी वजह से लाइफ पूरी चरमरा जाती है। और बहुत कॉमन जो है ये मेल में ही है, फीमेल में कम होती है। आंकड़ों की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड वाइड कहते हैं कि 1% अबव द 60 की अगर बात करें, 60 से ऊपर वाले 1% लोगों को पार्किंसन है। एग्जैक्टली ये डेटा, चूंकि हम लोग तो इसको देखते नहीं है, ये डेटा साइंटिफिक डेटा है ये, तो 1% अबव द 60 वालों में ये देखने में आता है कि 1% लोग इससे ग्रसित हैं। बहुत कॉमन है अल्जाइमर और ये पार्किंसन, दोनों ही कॉमनेस्ट डिजीज दिमाग की, जो कि डिजनरेटिव है और प्रोग्रेसिव है। तो कई बार जो है यंग एज में भी होती है, लेकिन बहुत रेयरेस्ट है, मतलब बहुत कम देखने में आती है। अच्छा, बीइंग ए होम्योपैथिक डॉक्टर, मैंने भी पार्किंसन बहुत ज़्यादा डील नहीं की है, कि पार्किंसन के बहुत लॉन्ग कंटिन्यूड मेरे हमारे पास पेशेंट रहे हैं। क्योंकि इसमें कुछ जो दवाएं दी जाती हैं, वो दवाओं में क्या होता है कि एक निश्चित हमें कुछ देना होता है, और होम्योपैथिक में मैनेजमेंट जो है इस बीमारी का बहुत अच्छा, मैं नहीं मानता कि बहुत अच्छे से हम उसको मैनेज कर पाते हैं। तो इसमें कुछ हमें मेडिसिन एलोपैथिक साइड ही जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ सप्लीमेंट और कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तो वो एलोपैथिक साइड बेटर रहता है। पार्किंसन, अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक बता देते हैं कि होती क्यों, मतलब क्या कारण है कि ये सब होने लगता है। होता क्या है कि ये ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसको हम बेसल गैंग्लियन बोलते हैं, और जो हमारे वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है बेसल गैंग्लियन, तो ये उसको अफेक्ट करती है। और जैसे जैसे मतलब उसको ज्यादा इफेक्ट करती रहती है, तो वैसी वैसी इसके लक्षण बढ़ते चले जाते हैं। और जिन एरियाज को मतलब जैसे जो पार्ट ब्रेन का इसने इन्वॉल्व किया, और वो पार्ट जिस पार्ट को कवर कर रहा, जो उसका फंक्शन होगा, जिस पार्ट को वो कवर कर रहा होगा, उसी पार्ट के लक्षण आने लगते हैं। नॉर्मली जो ब्रेन है वो मैसेज को कन्वे करने के लिए एक न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत पड़ती है, मतलब एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल और मसल तक उसको पहुंचाने के लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, मैसेज प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाता। उनमें से जो मेन है वो डोपामीन है, जिसका जिक्र अक्सर होता है कि डोपामीन की कमी हो गई है। तो उसकी वजह से ये जनरली ऐसा होता है कि डोपामिन की कमी की वजह से ये परेशानी होती है। सपोज करो ब्रेन ने एक मैसेज दिया कि भाई इस मसल को मूव करना है, और वो डोपामिन, चूंकि न्यूरोट्रांसमीटर कम है, तो न्यूरोट्रांसमीटर कम होने की वजह से क्या हुआ कि वो मैसेज स्लो कन्वे हुआ, तो उस पार्ट का मूवमेंट स्लगिश हो जाता है। और स्लगिश मूवमेंट की वजह से, क्योंकि इतनी तेज उसको मैसेजिंग हो ही नहीं रही है, तो ट्रिमर भी करने लगता है। तो इसकी कुछ पैथोफिजियोलॉजी इस तरह से होती है। ये मैंने थोड़ा सा इसलिए बताया कि होता ही क्या है भाई, क्यों ऐसा होता है कि भाई हाथ कांपने लगते हैं या लड़खड़ाने लगते हैं, तो ये ऐसा होता क्यों है।
मसल का कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहता, तो होता क्यों है? जनरली इनिशियल स्टेज में जैसे किसी को हुआ तो वो सोचता है कि यार मुझे ना मसल वीकनेस हो गई है, लेकिन एक्चुअल में उसको मसल वीकनेस नहीं हो रही होती है। ये इस तरह की जो बीमारियां हैं उसमें कभी भी अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगा लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि ये मसल वीकनेस है या ब्रेन में या कोई और परेशानी हो रही है। तो इसमें हमेशा एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम उसमें सक्षम नहीं होते कि हम उसको जज कर पाए। हम सिर्फ अपने लक्षण बता सकते हैं, बाकी बीमारी क्यों हो रही है और कैसे हो रही है ये आम आदमी के बस की बात नहीं होती। तो इसमें ज़्यादातर यही कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा एक डॉक्टर को दिखाएं। अपने आप कभी भी इसमें अपना जजमेंट या अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और इसी वजह से जो है उसके मतलब गेट गड़बड़ा जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, मूवमेंट में दिक्कत आ जाती है, स्लो हो जाता है मूवमेंट। और लेटर स्टेज में तो जैसे डिमेंशिया है, मेमोरी लॉस हो गया, डिप्रेशन है, लो स्पिरिट में पेशेंट रहता है, तो इस तरह के लेट स्टेज में इस तरह के सिम्टम आने लगते हैं। अब मेन जो सिम्टम इसका है कि जैसे लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, कि मसल का कंट्रोल कम हो जाता है और मूवमेंट जो है स्लो हो जाता है। और जिन लोगों को मतलब अभी मैंने जैसे बताया, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा स्लो मूवमेंट हो रहे हैं, उनको शुरुआत में यही लगता है कि मेरी मसल जो है कमजोर हो गई है, इस वजह से मुझे ऐसा हो रहा है। और एक इसमें होता है कि ऐसे जब काम करने में तो ट्रिमर हो ही रहा है, लेकिन इसमें होता है कि रेस्ट आवर्स में जब हम लेटे हैं तब भी ट्रिमर होने लगता है। तो तब अगर ट्रिमर हो रहा है तो इसका मतलब एक दिमाग मतलब हम टुवर्ड्स पार्किंसन जाते हैं कि पार्किंसन की वजह से ऐसा हो सकता है। तो इसमें डॉक्टर के ओपिनियन लेना बहुत जरूरी होता है। एक इसमें रिजिडिटी, जो इसके लक्षण लक्षण बता रहे हैं अभी कि होता क्या है। तो ट्रिमर वाइल मसल एट रेस्ट, जब मसल मांसपेशियां रेस्ट में होती हैं तब ट्रिमर होने लगता है। और रिजिडिटी और स्टिफनेस, जो हम लोग जज कर सकते हैं किसी को देख कर, मतलब ये सिम्टम इस तरह से बता रहे हैं कि कोई भी अगर हम में से देखे किसी को तो हम ये जज कर पाए कि ये पार्किंसन है। तो रिजिडिटी और स्टिफनेस कैसे होती है कि वैसे तो बहुत सारी बीमारियों में रिजिडिटी और स्टिफनेस होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे एक रोबोट होता है ना, कि स्टिफनेस बनी हुई है, मूवमेंट के टाइम पे भी उसकी स्टिफनेस बनी हुई है। तो इस तरह की इसमें स्टिफनेस होती है, इसको हम लेड पाइप रिजिडिटी भी कह सकते हैं, कि लेड पाइप रिजिडिटी इसको वर्ड दिया गया, कि जब वो मूव करता है तो वो स्टिफ ही रहता है, मतलब उसके रिलैक्स नहीं कर पाती मांसपेशी। तो ये इमेजिनेशन वाला पार्ट है कि हम कैसे इसको इमेजिन करेंगे। इमेजिनेशन में ये है कि जब मूव किया तो उसने ऐसे मूव किया कि बॉडी का रिलैक्स नहीं हुई, एकदम स्टिफनेस के साथ मूव किया, जैसे एक रोबोट का हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। और दूसरा होता है इसमें कोक व्हील स्टिफनेस। कोक व्हील स्टिफनेस कैसे समझेंगे कि जैसे घड़ी की टिक टिक होती है, झटके के साथ, एक झटके के साथ स्टॉप एंड गो, झटके के साथ है कि एक झटके से जैसे घड़ी की सुई टक टक। तो ये जो मूवमेंट है ये बहुत स्पेसिफिक मूवमेंट है और अक्सर हमें देखने में मिलता है पार्किंसन में, तो हम इजीली जज कर पाते हैं कि यार ये पार्किंसन है। तो इसमें क्या होता है, जर की स्टॉप एंड गो सेंसेशन मूवमेंट है, तो इसको जो है एक मैकेनिकल क्लॉक जैसे होती है टक 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 उस तरह का है। तो ये सब इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से इसमें ये हो रहा होता है। ये बताने में थोड़ा सा मुश्किल होता है और समझने में, लेकिन जब हम इसको इमेजिन करते हैं कि कैसे हो रहा होगा तो वो आराम से हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि आम पर्सन के लिए मुश्किल होता हो। और एक होता है इसमें कि चलने में गेट गड़बड़ा जाता है। एक तो थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड बेंड हो जाता है, थोड़ा सा स्टूपिंग आ जाता है कि आगे झुक गया है, और एक शॉर्ट स्टेप आ जाते हैं, मतलब जितने स्टेप 10 मीटर में एक आदमी को रखने चाहिए उससे ज्यादा स्टेप पार्किंसन का मरीज रखता है। इसको शॉर्ट स्टेपिंग गेट भी बोलते हैं, कि छोटे छोटे कदम रखता है। जैसे आप किसी बिल्ली के पीछे भाग रहे हैं, ये छोटी चीज के पीछे भाग रहे हैं, जो छोटा एनिमल है उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, तो जो उसमें गेट होता है, जो उसमें स्टेप होते हैं, कुछ कुछ उस तरह के स्टेप हो जाते हैं।
तो शॉर्ट स्टेपिंग गेट है कि और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, इसके सीवियरिटी इन सब चीज़ों की वैसी वैसी बढ़ने लगती है एज के साथ, और बीमारी बढ़ने के साथ ये जो है समस्याएं बढ़ती रहती हैं। अब ब्लिंकिंग भी इसमें, जैसे हम किसी को देखते हैं कि नॉर्मल से कम ब्लिंक कर रहा है, तो ये भी एक सिम्टम होता है। मतलब जितनी भी मांसपेशी जो हमें दिखती हैं, हाथ पैर नाक कान, कान नाक नहीं सॉरी, लिप्स, फेशियल मसल्स, इन सब में चेंजेस देखने को आता है। जैसे क्रैम्प लिखेंगे तो हाथ कांपता है, तो ये एक इसका सिम्टम है जो हम अपेरेंटली देखने में आता है, क्योंकि मसल कंट्रोल इसका खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से हाथ कांपने लगता है। जब हम साइन करते हैं लिखते हैं तो हमारा हाथ कांपने लगता है। हाथ कांपने में ये नहीं सोचना चाहिए हमेशा कि जैसे हम बैंक में जाते हैं और हमें एक स्पेसिफिक सिग्नेचर करना है, और हमें ये रहता है कि भाई ये सिग्नेचर ना मेरा गड़बड़ ना हो जाए, तो वो जो सिग्नेचर में हाथ कांपता है, वो जो गड़बड़, वो डिफरेंट है। वो एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से है कि एंटिसिपेटरी एंजाइटी, कहीं मेरा साइन गलत ना हो जाए, वो डिफरेंट है, उससे कभी भी नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब वो लिख, किसी भी कभी भी लिखेगा तो उसका हाथ कांपेगा, इसमें ये है। कई बार इसको राइटर क्रैम्प है ही है, राइटर क्रैम्प है, लेकिन कई बार लोग उसको ले लेते हैं कि जब मैं बैंक में जाता हूँ, या जब मेरे से वकील साहब ने कहा कि ये फॉर्म भर दो, और ये फॉर्म गलत नहीं हो जाना चाहिए, एक ही फॉर्म है भाई, फिर नहीं मिलेगा। अरविंद जी जैसे किसी का टैक्सेशन का फॉर्म देने और फॉर्म खत्म हो गए हैं, लास्ट डेट बची है, तो उसमें क्या है ना, उसको गलती होने का डर बना रहता है, अगर मैं गलत ना हो जाए मेरे से, तो वो काम, उसका हाथ कांपता है, सही से साइन नहीं कर पाएगा, तो वो चीज डिफरेंट है, वो एंजाइटी की वजह से होती है। एक इसमें होता है कि जैसे मैंने बताया फेशियल मसल का है, तो हाइपोमिमिया इसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मतलब जो फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए किसी भी मोड में, किसी भी सिचुएशन में, तो वो जनरली बहुत कम होता है। तो वो एक एक्सप्रेशन लेस फेस हो जाता है उसका, कि वो उस चीज को ना रिएक्ट नहीं कर पाता। हंसने का है तो चेहरे पे मुस्कुराहट वाले भाव आ गए, दुखी है तो दुखी वाले भाव आ गए, वो बहुत ज्यादा नहीं होते उसके। तो एक ऐसा फेस बना रहता है जिसमें ज्यादा एक्सप्रेशन लेस फेस उसका होने लगता है। एक जैसे खाने में सटकने में लेटर स्टेज में दिक्कत आने लगती है, ये सब लेटर स्टेज में, डिस्फेजिया जो है swallowing में डिफिकल्टी, ये थोड़ा लेटर देखने में, बाद में आती है। कि जो गले की और इसोफेगस के आसपास की थ्रोट की जो मसल्स हैं, वो जब इफेक्ट होने लगती हैं तो उसमें डिस्फेजिया, मतलब डिस्फेजिया का मतलब है डिफिकल्टी स्वेलोइंग। और एक वॉइस चेंज हो जाती है, सॉफ्ट सॉफ्ट वॉइस हो जाती है, लो पिच्ड वॉइस हो जाती है। ये भी जो है थ्रोट और लैरिंग्स और इसके आसपास की जो मसल्स हैं, वो इन्वॉल्व होने की वजह से ऐसा होता है। अब ये तो हो गए जो इसमें मोटर फंक्शन है, मतलब जो मांसपेशियों से संबंधित जो लक्षण हैं वो आते हैं। लेकिन कुछ वैसे भी लक्षण आने लगते हैं, जैसे कि आप खड़े हुए, आपका बीपी जो है वो कम हो गया। पोस्चुरल हाइपरटेंशन बोलते हैं, इसके मरीज वैसे बहुत आते हैं, खासकर गर्ल्स में ये प्रॉब्लम देखने में आती है। लंबे टाइम तक खड़ी हैं, बेहोश हो गई, चक्कर आ गया, तो पोस्चुरल हाइपरटेंशन की वजह से होती है कि उनका बीपी सडन ड्रॉप हो जाता है, उसकी वजह से उनको ऐसी ये सब समस्याएं रहती हैं। और सेंस ऑफ स्मेल है, जैसे उनको स्मेल कम हो जाती है। ट्रिमर, मतलब पैरों में थकान है, नींद ढंग से नहीं आती है, पैरों में रात में बेचैनी होती है। ये कुछ ऐसे सिम्टम है जो नॉन मोटर तो पेरिस से जुड़ा हुआ फंक्शन नहीं करता।
पाते हैं। और अगर मैनेज मैनेज नहीं करते हैं तो फिर इसमें काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, जो मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी उसमें। तो इसको दोबारा मेरे विचार से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें ग्रेडिंग या इसमें कुछ सोसाइटीज ने इसको कैसे किया कि कैसे मैनेज किया जाए, उसको 3-4 भागों में डिवाइड किया। तो वो मेरे विचार से आप सबको जानने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे पार्ट 1 एक सोसाइटी है इसमें, जो इन सबको देखती है, इस तरह के डिसऑर्डर को, वर्ल्ड वाइड सोसाइटी है। तो उन्होंने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया कि पार्ट 1 में क्या देखेंगे, जैसे मांसपेशियों से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, तो उसमें हम उसको देखते हैं। और दूसरी में क्या देखते हैं, इसमें मांसपेशियों से संबंधित परेशानी नहीं देखते, उसमें देखते हैं जैसे डिमेंशिया है, मेमोरी लॉस, एंजाइटी, डिप्रेशन। वो एक दूसरे पार्ट में देखते हैं, उसको डिवाइड कर दिया, मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे पार्ट 1 में डिमेंशिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, लो स्पिरिट में रहना, जैसे उस तरह के चीजों को पार्ट 1 में रख दिया। पार्ट 2 में क्या रख दिया, जो रूटीन एक्टिविटी हमारी डिस्टर्ब होती हैं, जैसे नहाना, खाना, बोलना, बात करना, या टास्क एबिलिटी है, कोई टास्क दे दिया गया है, वो हम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे संबंधित जितनी समस्याएं हैं वो टैकल करते हैं। और पार्ट 3 में हमारा बैलेंसिंग पार्ट, मसल मूवमेंट वाला पार्ट रख दिया। और पार्ट 4 में कि आपकी जिंदगी कितनी अफेक्ट हो रही है इससे, उससे संबंधित केसों को डील करते हैं। तो ये एक अलग पार्ट था, इससे का कोई मतलब नहीं है, वो तो एक अलग चीज है बिल्कुल। अच्छा, कारण में जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक है और इडियोपैथिक भी होते हैं। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि जिसका कोई कारण ना हो, पता ही ना हो, मतलब हम नहीं कह सकते। इडियोपैथिक का मतलब ये होता है अननोन कोज, कि हमें कारण का नहीं पता है कि क्यों होती है बीमारी है। अच्छा, बाकी बहुत सारे चीजें इसमें कही जाती हैं कि केमिकल इंड्यूस्ड है, मतलब केमिकल की वजह से ऐसा हो जाता है। तो लेकिन वो कंफर्म नहीं होता, मतलब ज्यादातर इसमें देखा जाता है इसका जो कोज है वो जेनेटिक ही है। इसका जो कोज है वो जेनेटिक ही है। मेडिकेशन का प्रभाव, जैसे कई लोग कहते हैं कि कुछ मेडिसिन खाई थी उसकी वजह से होगा, लेकिन ऐसे केस बहुत कम आते हैं। ज्यादातर कंडीशन में ये जेनेटिक ही है। और इंड्यूस्ड जो है किसी दवाई की वजह से, किसी केमिकल की वजह से, कई लिटरेचर में ऐसा देखने मिलता है, लेकिन वो बहुत कम केसेज ही होते हैं। कई बार क्या होता है कि ब्रेन डैमेज हो गया, किसी वजह से ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो गया या चोट लग गई, उसकी वजह से भी पार्किंसन जैसे सिम्टम आने लगते हैं। तो जैसे अभी बात हुई थी पार्किंसोनिज्म और पार्किंसन डिजीज, तो उनमें पार्किंसोनिज्म में फिर हम उसको रखते हैं कि एंसेफेलाइटिस हुई, ब्रेन इन्फ्लेम्ड हुआ, ब्रेन इन्फ्लेमेशन की वजह से उस तरह के सिम्टम आने लगे। टॉक्सिन एंड पॉइजन भी है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, फ्यूम्स है, वेल्डिंग वाले जो हैं किसान, जो पेस्टिसाइड और इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उनमें देखने में आता है। लेकिन इसमें जो क्लासिकल जो पार्किंसन है वो ये देखने में नहीं आती, उसमें पार्किंसोनिस वाला पार्ट ज्यादा है कि उस जैसे लक्षण आने लगते हैं। और बार बार अगर इंजरी हो जाए, जैसे कोई हॉकी प्लेयर है या कोई ये जो रेसलर होते हैं, उनको बार बार एक ही जगह इंजरी हो रही है, तो उनको भी कई बार जो है पार्किंसोनिज्म जैसे लक्षण आने लगते हैं, मतलब पार्किंसन डिजीज जैसे ही लक्षण आने लगते हैं। तो उनका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट भी इसी तरह किया जाता है जिस तरह पार्किंसन डिजीज का किया जाता है। अच्छा, डायग्नोसिस में यही है कि खुद इसमें डायग्नोस नहीं कर सकते, इसमें सीटी है, एमआरआई है, पेट है। तो कुछ इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस में कराए जाते हैं, जिनके बिहार पे डॉक्टर, कुछ स्किन बायोप्सी भी कराते हैं। वो सब डॉक्टर का काम है, अपने बिहार पे हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इसके बिहार पे हम इसको डायग्नोस कर सकें। ट्रीटमेंट पार्ट में जो मेन है इसका, वो यही है कि कुछ ऐसे ट्रीटमेंट जो डोपामीन को बढ़ा दें। वो डोपामिन इंड्यूसर भी हो सकते हैं कि जो डोपामिन को इंड्यूस कर रहे हैं, बनाने में उसके फॉर्मेशन को बढ़ाते हों, या डोपामिन बाहर से दिया जाए। जैसे लीवोडोपा एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, वो दी जाती है और उसका वो काफी प्रभावी भी है, काफी हद तक वो कंट्रोल करके रखती है। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हैं जो इस बीमारी की वजह से जो लक्षण, बाकी लक्षण जो मोटर पैरालिसिस के अलावा भी बहुत ज्यादा
मोटर डैमेज, मोटर जो वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, वॉलेंट्री एक्शन के अलावा भी जो है, वॉलेंट्री एक्शन का मतलब है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में होते हैं। इनवॉलेंट्री मोशन वो होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे सांस लेना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्रीथ, हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इनवॉलेंट्री एक्शन है ये। इसमें इनवॉलेंट्री मसल इन्वॉल्व होती है। वॉलेंट्री एक्शन जैसे हाथ हिलाना, पलक झपकाना, मुंह का शेप चेंज करना, गर्दन घुमाना, चलना फिरना, ये सब वॉलेंट्री एक्शन है। तो कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जो इस प्रॉब्लम की वजह से जो बाकी चीजें हमारे जीवन में होती हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसके लिए अलग से एक ट्रीटमेंट देते हैं। थकावट है, नींद ना आना है, उसके लिए अलग से जो भी ट्रीटमेंट उस टाइम पे जो लगती है मरीज को, तो उसके अनुसार दिया जाता है। डिप्रेशन है, डिमेंशिया है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो इनके लिए अकॉर्डिंगली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जो होम्योपैथिक में काफ़ी कारगर है। लेकिन इसमें जो सबसे जो एलोपैथिक वाला पार्ट में समझ में आता है मुझे, कि डोपामीन वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं होम्योपैथिक इसमें अच्छी है, क्योंकि मैं तो होम्योपैथिक में प्रैक्टिस करता हूँ, नहीं, वो उधर का पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट है। एक इसमें कई बार क्या ना डीप ब्रेन स्टिमुलेशन भी देते हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में क्या होता है कि जो मरीज ज्यादा सीवियर कंडीशन में रहते हैं, उनको क्या है कि एक जैसे इलेक्ट्रिक करंट लाइक एक डिवाइस ब्रेन में फिट कर दी जाती है, और वो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करती है ब्रेन को। जैसे कहीं कोई बड़ा स्कार हो गया है ब्रेन में, तो इस तरह की कंडीशन में वो काफी इफेक्टिव थेरेपी मानी जाती है। हालांकि मेरी नॉलेज में ऐसी कोई थेरेपी, मतलब ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया जिसको इस तरह की थेरेपी दी गई हो, लेकिन ये भी थेरेपी अकॉर्डिंग टू लिटरेचर काफ़ी इफेक्टिव है इसमें। और कुछ अभी एक्सपेरिमेंटल हैं, जैसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है, लेकिन ये अभी एक्सपेरिमेंटल है इनका। ये नहीं न्यूरॉन रिपेयर ट्रीटमेंट है, उसमें कुछ न्यूरॉन को मतलब सप्लीमेंट और उस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। तो सप्लीमेंट तो इसमें देते ही हैं खैर, लेकिन जो ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है, ये कितना कारगर है, क्योंकि स्टेम सेल तो लगभग बहुत सारी बीमारियों में दिए जाते हैं, लेकिन उस कितने कारगर है ये नहीं, ये अभी तक भी कोई इसको जज नहीं कर पाया। तो ट्रीटमेंट का ये है। अब इसमें मेन जो हम लोग मतलब जो हम हमारे ग्रुप में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब तो डिजीज पार्ट है। बस इससे हम ये समझ सकते हैं कि भाई ये बीमारी हमें हो रही है, प्रोग्रेस कर रही है नहीं कर रही, इतनी सब बातों से हम इतना ही समझ सकते हैं। अब इसमें यह है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा रोल क्या है। तो हमारा रोल इसमें एज ए प्रिवेंशन का तो कुछ नहीं है कि हम प्रिवेंट कर लें, बीमारी आने ही ना दें, वो तो बहुत बड़ा रोल हमारा है नहीं इसमें। और जब भी इस तरह के लक्षण हो, तो एक तो डॉक्टर को ही दिखाएं। ट्रीटमेंट लंबा चलता है, मतलब चलेगा ही ट्रीटमेंट तो, और डिपेंड करता है कि बीमारी किस कंडीशन में है, मैनेजमेंट भी उसी तरह का होता है, और काफ़ी हद तक इसको आपकी लाइफ को, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन किया जा सकता है, अगर हम उसको सही से टैकल करें तो। बाकी दवाओं के साइड इफेक्ट भी होते हैं, उसके लिए भी डॉक्टर से ही बात करनी चाहिए। अपने आप उसमें कुछ नहीं कि दवाई साइड इफेक्ट नहीं है, जो दवाएं दी जाती हैं कुछ उसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। तो फैटल है नहीं, बस उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है, फैटल नहीं है, इसको ये नहीं कह सकते फैटल है, बस क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी तरह से खराब कर देती है अगर इसको मैनेज ढंग से ना किया जाए तो। और मैनेज करते करते भी ये प्रोग्रेसिंग ही रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले वाली स्टेज में हम पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें यह है कि डिले कर सकते हैं, हम इस प्रोग्रेशन को डिले कर सकते हैं। तो जितनी भी एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं वो इसमें काफ़ी मायने रखती हैं। उसमें दौड़ना है, आपका स्विमिंग है, कोई गेम है, कुछ खेलने का आपको शौक है उस तरह का, तो ब्रिस्क एक्टिविटी कुछ भी उस तरह की एक्टिविटी में अगर रहते हैं, तो एक तो इसके आने का, जैसे 60 पे सपोज करो हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई है या जीन्स में पड़ा ही हुआ है, तो पार्किंसन वाले जीन्स हैं, तो भी हम उसको डिले कर सकते हैं, डिले अपने आप को एक्टिव रख के। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जैसे जिम में जो पर्टिकुलर मांसपेशियां हैं जो ट्रिमर कर रही हैं, जो क्रैम्प कर रही हैं, जो गेट हमारा डिस्टर्ब हो गया है चलने का, जो टाइप जो तरीका चेंज हो गया है, तो वो पर्टिकुलर सारी मांसपेशियों की एक्सरसाइज
जैसे जिम में लोग करते हैं बाइसेप, ट्राइसेप, हैमस्ट्रिंग, ठीक है ना, ये सब की जो एक्सरसाइज है, पर्टिकुलर मांसपेशियों की एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी वाला बताते हैं, तो उनको पर डे करने से काफी हद तक हम इस बीमारी से वो कंट्रोल कर पाते हैं। अब बाकी जो है, जैसे योगा है, मेन जो है इसमें योगा और प्राणायाम का बहुत रोल है। कि अगर हम, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज है, एरोबिक एक्सरसाइज भी इसमें काफी फायदा देती है, लेकिन इसमें मेन जो है प्राणायाम का। योगा फॉर मांसपेशी मसल्स के लिए हम योगा कर सकते हैं, सारी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए योगा कर सकते हैं, और प्राणायाम का इसमें काफी रोल है। और प्राणायाम ज्यादातर मरीजों को हम भी बताते हैं क्लिनिक में। और जैसे नाड़ी शोधन है, तो नाड़ी शोधन इसमें काफी इफेक्टिव है, क्योंकि एक तो ब्रेन को पूरा सप्लाई मिल जाती है, तो डिजीज की जो प्रोग्रेशन है वो स्लो पड़ जाती है। और दूसरा जो है, मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट भी आता है, कि मरीज कहता है कि नहीं, मुझे इससे काफी फायदा हुआ है। तो खासकर योगा, योगा में भी खासकर, मतलब जो नॉर्मल योगा कर, मतलब प्राणायाम अगर आप लोग जानते ही होंगे, मेरे विचार से ग्रुप ऐसा है, तो मेरे विचार से प्राणायाम से कोई ऐसा नहीं है कि जो अनभिज्ञ हो। तो प्राणायाम मतलब कुंभक के साथ प्राणायाम है, तो इसमें कुंभक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुंभक लगाना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं हम, जितने भी अभी तक पेशेंट हमने कब देखे हैं। हालांकि हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट पार्किंसन की कमी रहे हैं, लेकिन हम सबको इसमें प्राणायाम के लिए जरूर कहते हैं कि 1-1.5 घंटा प्राणायाम आप करो। तो उससे लोग खुद भी बताते हैं कि जब से ये किया तब से मैं काफी अच्छा फील करता हूँ। और स्किल्ड वर्क जैसे करते रहना चाहिए, जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, ये सब इसमें जो है, जिसकी जो हॉबी है, राइटिंग है, गार्डनिंग है, सीविंग, छोटे मूवमेंट, उंगलियों के मूवमेंट के लिए जो काम होते हैं, नीटिंग, सीविंग, ये सब करते रहना चाहिए। कोई गिटार बजाते हैं, कोई पियानो बजाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक है, तो वो सब जो है इसमें उन एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहिए। उससे जो है काफी हद तक हम अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं। तो कॉग्निटिव जो फंक्शन है उनको सही रखने में भी एक्सरसाइज मदद करती है। कॉग्निटिव मतलब जहाँ दिमाग लगाना है, जो इंटेलेक्चुअल वर्क है, तो उस तरह के काम भी हम मतलब एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो वो भी सब हमारी ठीक रहती है। मेमोरी हमारी काफी हद तक उसको मेंटेन कर सकते हैं विद मेडिकेशन, दवाओं के साथ। कैलकुलेशन है, मैथमेटिक कैलकुलेशन, को पजल सोल्व करनी है पेपर की, तो वो सब में इन्वॉल्व रहना चाहिए। जिनको पार्किंसन है उनको इस तरह की एक्टिविटी छोड़ना नहीं चाहिए, स्लो लाइफ में नहीं जाना है। स्लो लाइफ में जाते हैं तो डिजीज का प्रोग्रेशन बढ़ जाता है, तेजी से बढ़ती है। और अगर एक्टिव लाइफ में हम रहते हैं तो डिजीज जो है स्लो बढ़ती है। तो और फिजियोथेरेपी वाले की मदद इसमें काफ़ी है, कि फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लें। अब मेरे विचार से तो इतना मेरे विचार से सफिशिएंट है। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि ये ना, अगर इसमें हम पैथोफिजियोलॉजी में जाते हैं तो बहुत लंबा है। इसमें ब्रेन का बेसल गैंग्लियन है, ब्रेन के फंक्शन, वो सब तो मेरे विचार से मेडिकल वाले पार्ट हैं, वो तो मेडिकल ग्रुप में डिस्कशन होते हैं उन सब चीज़ों के। तो हमारे ग्रुप में तो चूंकि हमें यही जानना है कि भाई इसको रोका कैसे जाए, क्या हम कर सकते हैं, कैसे डायग्नोसिस करें, इतना ही मेरे विचार से सफिशिएंट होता है। जी अरविंद जी। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब जगदीश जगदीश जी। आपने काफी अच्छी तरीके से इसको हमको बताया, और कहीं ना कहीं ये ब्रेन से संबंधित ही है। जब तंत्रिकाओं में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है तो कारण ये स्टार्ट हो जाता है। और ये भी आपने सही कहा कि डोपामिन जो है एक प्रकार का जो रसायन है, उसकी कमी के कारण ही हो पाता है। उसको कितने करें। अब इसमें जो ओसीडी के पेशेंट होते हैं और ये पार्किंसंस है, ये दोनों एक ही तो नहीं होती सकती ना? नहीं या नहीं, ओसीडी ओसीडी वाले, बिल्कुल हाँ डिफरेंट है, तो क्या ओसीडी वाले, ओसीडी बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट है, तो क्या ओसीडी वाले क्या ओसीडी नहीं, मेरा पॉइंट ये था कि क्या ओसीडी बिल्कुल डिफरेंट है। हम्म, ओसीडी ओसीडी में क्या होता है कि एक तो हम्म, जेनेटिक कोज बहुत प्रोमिनेंट नहीं होता ओसीडी में, हम्म, है ना। ओसीडी इनहेरिटेड है, मतलब हम्म, वो बाद में डेवलप होती है। जैसे किसी के फैमिली में है अर्थराइटिस है, हम्म,
किसी की फैमिली में जोड़ों की दिक्कत है, किसी की फैमिली में हार्ट की दिक्कत है, तो जेनेटिक नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रोन होते हैं हम उस तरफ। आप समझ रहे हैं जी जी। कि जैसे मेरी फैमिली में मेरे फादर जोड़ों से ग्रसित है, मेरी सारी सिस्टर, तो मुझे भी जोड़ों की दिक्कतें हैं थोड़ी थोड़ी। तो हम उस उन जैसे होते हैं, हमारा फिनोटाइपिक करेक्टर उनके जैसा होता है, तो हम उनकी जैसी बीमारियां भी हमें आती हैं फिर। तो ओसीडी ऐसा ही है। ओसीडी में जनरली देखने में आता है कि किसी के फैमिली हिस्ट्री में है ओसीडी, तो ठीक है, नहीं भी है तो भी ओसीडी हो जाती है। ओसीडी एक्वायर्ड काफी होती है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए जिसकी वजह से उसको ओसीडी होगी, कुछ बिहेवियर उसके बचपन में ऐसे हुए जिसकी वजह से उसे ओसीडी होगी। तो ओसीडी का कोई फिक्स नहीं है कि भाई जैसे इसमें तो फिक्स है कि भाई जेनेटिक है, तो उसमें ओसीडी में ऐसा नहीं है। ओसीडी का में कोई डैमेज नहीं है, ओसीडी में कोई ब्रेन का डैमेज नहीं है, ओसीडी में कोई डिजनरेशन नहीं है, ये तो डिजनरेटिव है। ये तो एक तरह से डिजनरेटिव प्रोसेस है। इसमें तो डिटोरेट हो जाता है माइंड, जो बेसल गैंग्लिया है उसका डिटोरेशन होता है इसमें तो ओसीडी बिल्कुल अलग है। ओसीडी ओसीडी को बिहेवियर से लिंक मान सकते हैं हम, कि किसी चीज का रिपीटिशन हो रहा है, वो ओसीडी है। कोई आदमी पूजा पाठ में लगा हुआ है बचपन से, और अब उसको पूजा पाठ में इतना रम गया है कि भाई उसको पूजा पाठ के बगैर काम ही नहीं चलता। उसको लगता है कि भगवान नाराज ना हो जाएं, तो मैं 2 बार पूजा कर लूं, 3 बार कर लूं, 4 बार कर लूं। तो ये ओसीडी है। ओसीडी का और इतना वाइड स्पेक्ट्रम है ओसीडी का कि जनरली जो हमारे पास केस आते हैं वो तो भाई हाथ धुलने वाले आ गए, किसी थॉट का रिपीटिशन आ गया, ये बहुत कॉमनेस्ट है ओसीडी में। घर में कोई महिला है, उसको साफ सफाई इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि जरा सा चम्मच भी किसी ने छू दी तो भैया उसको धुलना ही है। एक बार धुलने में उसका मन संतुष्ट नहीं होता, 2 बार धुलने में, तो रिपीटिशन ऑफ थॉट है। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो उसकी उसको पता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो बार बार ऑब्सेशन है उसको ऐसा करने का। तो ओसीडी बिल्कुल अलग है, ओसीडी ऐसी नहीं है। नैब साहब मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो लेकिन जैसे नैब साहब जुड़े हुए हैं मंदिर से, तो देखते होंगे कई बार भगवान शंकर के पास कुछ इस तरह के आते हैं कि वो मतलब शिवलिंग को इतना वो करते हैं, मतलब या किसी भी भगवान को मतलब इस तरह से करते हैं कि मतलब जबरदस्त, मतलब जो है, मतलब तो कहीं ना कहीं वो। एक 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 जरा पूछा, डेमेंशिया और अल्जाइमर एक ही बात है ना? आप लेट आए थे, बता चुके थे पहले। बता दीजिए इसमें क्या कोई अच्छा। बात नहीं। डिमेंशिया में कह सकते हैं कि जैसे आपकी लॉस ऑफ मेमोरी है। डिमेंशिया एक जनरल टर्म है। जनरल टर्म, एज के साथ साथ डिमेंशिया हो जाता है। किसी बीमारी या किसी तकलीफ की वजह से डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया एक सिम्टम कह सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना, कि डिमेंशिया में क्या है कि आपकी मेमोरी लॉस होगी, आपको कुछ याद नहीं रहता। ठीक है ना, आप चीजें भूलने लगे हैं। ठीक है ना, कोई बात कर रहे हैं तो आपको कुछ कहना था वो कह नहीं पा रहे हैं, आपको वर्ड कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। इस तरह की कंडीशन डिमेंशिया में आ जाती है। तो डिमेंशिया किसी भी कारण से हो सकता है। डिमेंशिया को कोई फिक्स आप समझ गए ना, डिमेंशिया को बिल्कुल। एक लक्षण में ही रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन ये जेनेटिक है, डेमेंशिया तो ना ऐसी ना ना फैमिली। ना, हाँ। डिमेंशिया किसी के साथ जुड़ा है। जैसे अगर पार्किंसन के, आप पार्किंसन के साथ डिमेंशिया है, हाँ तब इसको ठीक। जेनेटिक में लेंगे, है ना। आप इसको ऐसे समझेंगे, हम डिमेंशिया को जैसे आप कहने लगे चक्कर आना, क्या जेनेटिक है? नहीं नहीं, चक्कर एक सिम्टम हो गया, एक वो उसके लक्षण है। ठीक। किसी वैसे तो बीमारी के साथ जुड़ना, जुड़ के तब हम उसको जेनेटिक और उसमें लेंगे, अदरवाइज नहीं। चलिए, तो मोटा मोटा ये मान के चलें कि ये जो तंत्रिका है वो कहीं ना कहीं हमारा डोपामिन की कमी की वजह से होता है, ये मान के चला जाए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। और जी। डोपामिन के लिए कहीं ना कहीं हमें खुश रहना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे नेफ्सा गाना गाते हैं, हम शाम को एक साल की संध्या होती है, तो हम्म। जैसे पहले टाइम में आरती क्या करते थे, ओम जय जगदीश हरे। तो हम्म। लाफ्टर थेरेपी करिए ना, डेली लाफ्टर थेरेपी करिए। हाँ, तो या इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो मतलब कोई ना कोई ऐसा जो पहले था वो सब बंद हो गया ना। पहले टाइम में लेकिन परिवार के सभी लेकिन लोग जो है। प्राणायाम से तो सब चीजों का इलाज होता था। नहीं, वो ठीक है, परंतु वो एक, जब तक देखिए प्राणायाम एक का अलग रोल है, परंतु जो एक अपने अंदर के जो चीजें निकालते हैं उसका भी एक वो है ना। जब तक व्यक्ति अपनी बात को व्यक्त नहीं करेगा तब तक उससे होगा ना। आज के टाइम में देखा जाए तो कहते हैं हंसना लोग भूल चुके हैं, मतलब। और हंसने की जो प्रक्रिया है वो सिवाय इंसान के हाँ, वो लोग एक्चुअली सब कोरिलेटेड है। वो लोग वही है जो प्राणायाम नहीं करते, वो उनका रुचि नहीं है उन चीजों में। सब कोरिलेटेड है।
आज नैब साहब शांत बैठे हैं सर, आप आज बोलिए नैब कुछ। साहब का गला खराब है, एक्चुअली क्या है। नहीं नहीं, मैं नहीं, आप डॉक्टर साहब, वो दरअसल जो आपने बताया, ये अभी अली शर्मा साहब भी कह रहे थे, मुझे लगता है सोशल कॉज भी होता है क्या इसके लिए, पार्किंसन के लिए? सपोज अगर हम इंटरेक्शन करते रहे फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में मिलते जुलते रहे, तो जो सर डोपामाइन वाली बात बताई है, उसका सिक्रेशन ये ज्यादा जो है हो हम ना, लोग। वो वही मतलब, चूंकि मैंने बताया कि इसके बहुत सारे मरीज नहीं हमारे उसमें रहे हैं, हम्म। तो इसमें ये तो देखा जाता है, जो अभी मैं बात ही कर रहा था कि एक्सरसाइज है, सोशल गैदरिंग है, लोगों से मिलना जुलना है, मतलब जितना आप लाइफ में एक्टिव रहेंगे उतना बीमारी के प्रोग्रेशन को कम रख सकते हैं। अच्छा, कई बार क्योंकि ये लिटरेचर अभी इस पर नहीं है, कई बार जैसे एक पेशेंट हमारे पास हैं हैदराबाद से, तो वो पेशेंट, तो उनके बच्चे हैं, और वो खुद मेरे पेशेंट नहीं थे, लेकिन एक दो बार उन्होंने कंसल्ट किया। तो अब उनको जैसे उनकी फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी कि कोई मतलब पार्किंसन किसी को हो, लेकिन उनके साथ एक हादसा हुआ, और उस हादसे में वो 45 साल की उम्र में ही वो पार्किंसोनिज्म का शिकार हो गए। और हादसा ये था कि उनकी वाइफ ने उन्हें छोड़ दिया एक एज पे, 45 47 के, 45 44 45 के आसपास। अब उनसे उसको एक बाहर निकलना बंद हो गया। तो उनकी बेटी का ये कहना था कि भाई तब से मुझे ऐसा हो गया। तो ये ना थोड़ी सी अभी कुछ चीजें मैम साहब ऐसी हैं कि इसमें रिसर्च अभी होनी चाहिए, कि एक अकेले या एक दो रीजन को मान के कि भाई जेनेटिक कोज ही है ना, बाकी उसका और कोई कारण नहीं है, तो ऐसा कहना थोड़ा सा अभी, जो कि जो लिटरेचर कहता है, जो टेक्स्ट बुक कहती है, वो अलग चीज है, लेकिन हर चीज पे ना कुछ काम होते रहना चाहिए। तो उससे डॉक्टर काफी इसमें ना, उनको सॉरी। उनको काफी फायदा हुआ जब उनकी मेंटल कंडीशन को, पुरानी कंडीशन को देख के जो मेडिसिन दी गई, हालांकि वो पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन उनका मूवमेंट सिर्फ एक दो खुराक से ही उनका मूवमेंट काफी इम्प्रूव हुआ। उनके बच्चों ने भी कहा कि ये अब थोड़ा सा चीयर करने लगे हैं, अब थोड़ा सा इनका मन करता है मैं बाहर जाके बैठूं, जो उनका डर था पब्लिक के लिए कि लोग क्या कहेंगे, वो थोड़ा कम हो गया है। तो उन सब चीज़ों का भी एक इफेक्ट आता है, तो उससे एक अलग लाइन मिलती है हमें कि नहीं भी ऐसा भी होता है। तो सोशली मिलना जुलना आपस, ये जो भी हम काम कर रहे हैं, इसके लिए तो हम पैदा ही नहीं हुए ना। अगर हम इस टॉपिक को लें कि इन सब के लिए पैदा नहीं हुए, आजकल ये मानसिक रोग हो ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हम कोई काम नहीं करते। हम इतने बड़े निठल्ले हो गए हैं कि हम, मतलब दी ओल आर, मतलब हम, आपको तो नहीं जानते सबको तो, लेकिन हम सारे ही ऐसे हैं कि हम कोई काम नहीं रह गया हम लोग के पास। हम सिर्फ दिमागी काम करते हैं, सिर्फ हमारा ब्रेन बहुत सारे दिन चलता रहता है, और इसकी वजह से हम एंजाइटी, डिप्रेशन, डिमेंशिया जो सर बोल रहे थे, इनके शिकार क्यों होते जा रहे हैं? इन्हीं का शिकार होते जा रहे हैं। आपसे अगर 50 साल या 60 साल पहले भी चले जाओ, मैक्सिमम लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते थे, और दिमाग का काम, दिमाग से सोचने का तो उन्हें समय ही नहीं मिलता था। तो उन लोगों को दिमागी समस्याएं नहीं होती थी। तो इसके ये साथ साथ आज का जो युग है, इस युग में तो ये है कि ज्यादातर साइकोसोमेटिक इलनेस हैं कि साइकोलॉजिकल ग्राउंड पे उनका ओरिजिन होता है, और सोमेटिक ग्राउंड मतलब फिजिकल ग्राउंड को वो कवर करने लगती हैं, उन पे इफेक्ट डालने लगती हैं। तो दोनों ही बीमार हो जाते हैं, दिमाग भी और शरीर भी। तो अब तो हम प्रैक्टिस में भी ये देख रहे हैं, मुझे 20 साल, मतलब दो 2004 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 20 साल अप्रोक्सीमेटली हो गए हैं। 20 साल पहले जो प्रेजेंटेशन थी बीमारियों की, अब प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। अब अगर मरीज को 5 मिनट बैठा लेते हैं केबिन में, और उससे पूछें कि वो आया तो घुटने के दर्द के लिए था, लेकिन अगर उसको एक बार पूछ लो कि और सब ठीक तो है आपको, और तो कोई समस्या नहीं है, आप यकीन माने वो घुटने का दर्द तो उसको है ही नहीं। वो इतनी लॉट ऑफ ट्रबल, लॉट ऑफ, हाँ, समस्याएं लेके बैठा है कि वो कहता है डॉक्टर साहब मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई, मैं तो ये ऐसे करते हैं, ये फलाना ऐसे करते हैं, मेरे पति ऐसे हैं, बच्चों ने नाक में दम कर रखा। तो दिमागी जो उसका वो है, वो बैलेंस बिगड़ा हुआ है बिल्कुल। तो करंट में तो साइकोलॉजी में मतलब बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हुआ है, उसी पे काम करने की जरूरत पड़ रही है।
बात तो सही है डॉक्टर साहब की, अगर वो दिमाग की जितनी बीमारियां दिमाग से ही पैदा होती हैं उसी से शरीर भी कंट्रोल होता है। अच्छा, इसमें जैसे आपने बताया कि 60 के बाद होता है, इज इट ना कि हर एक के साथ होना जरूरी है या खाली जेनेटिक होता है? कि मसल्स तो देखिए एट लेटर स्टेज सभी की वीक होती हैं। नहीं नहीं, वो तो सर मैंने बताया ना, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। हम्म। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस की बहुत सारे कारण हैं कि जिनकी वजह से ट्रिमर आने लगता है, जिनकी वजह से पैर कांपने लगते हैं। ब्रेन के बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं, जैसे ब्रेन में किसी को पैरालिसिस होगी सपोज करो, तो पैरालिटिक कंडीशन में भी ट्रिमर आने लगते हैं। जब कमजोर हो जाती है जो साइड, वो कांपने लगती है, उसका गेट लॉट ऑफ देखिए, डिजीज। पैरालिसिस होना तो एक रीजन सामने सामने ना, ये पैरालिटिक है इसलिए इसको ट्रेमर्स आ रहे हैं या वो आ रहे हैं। एक नॉर्मल आदमी है जैसे हम हैं, आप हैं, जी जी। रवि शर्मा जी हैं, वी आर जस्ट डी जनरेशन तो होता रहता है। देखिए अपना 40 के बाद डी जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। वो डी जनरेशन में क्या इज इट कंपल्सरी दैट एवरीबॉडी वुड बी हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ पार्किंसंस एट ए लेटर ना, स्टेज में नॉट भी? एट ऑल, नॉट किसको एट ऑल, 60 किसको 70? ये नॉट एट जरूरी ऑल। नहीं है। हाँ, बस वही मैं डिजनरेशन, जानना चाह रहा था। डिजनरेशन ऑफ नर्व सेल इज डिफरेंट, एंड अच्छा। एट्रोफी और डिजनरेशन ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट। आप समझ रहे हैं कि उसमें तो हम धीरे 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 धीरे, एक एजिंग प्रोसेस है, उस एजिंग प्रोसेस से हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। उसमें हम स्लो तो होते चले जाते हैं। हमारी मांसपेशियां एक 10 किलो वजन उठाती थी, अब 2 ही किलो उठा रही हैं, बट वो ट्रिमर नहीं करेंगी। ग्रामर में। समझ रहे हैं? यस। हमारा चलने का जो हम 10 किलोमीटर की स्पीड से चलते थे, 2 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं, वो स्लो हो जाएगा, बट ट्रिमर नहीं करेंगे। बहुत true। कॉग्निटिव फंक्शन हमारे स्लो हो जाएंगे, मेमोरी लॉस होने लगता है के साथ साथ, वो एजिंग प्रोसेस है। एक अभी डायमेंशिया की बात चली थी डॉक्टर साहब, जिसमें आपने कहा कि इसको आदत होती 2 बार हाथ धोने की, 3 बार हाथ नहीं, धोने वो ओसीडी, उसमें था, ओसीडी, ओसीडी वाला, डायमेंशिया तो की। दूसरा है। ओसीडी वाले में, सॉरी, हाँ। ओसीडी। ओसीडी वाले में। उसमें उसमें मतलब जस्ट एक डेविएटिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट। अब जैसे हमारी आदत है, जब तक 3 बार मूर्ति को ना छूले मुझे लगता है कि रह गया। अगर बीच में अगर किसी ने आके अपना हाथ लगा दिया उसके बाद में 3 बार, तो इसी ये सर, ओसीडी है कि मेरे नहीं नहीं, को। अब अगर आपको 3 बार हाथ लगाने की आदत है, तो इट्स, इसीलिए मैं ये मुस्कुरा ये रहा था। ये ओसीडी नहीं है। लेकिन अगर आपको 3 बार लगाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, चौथी बार भी लगाने का मन कर रहा है, वो चौथी बार में भी आपको लगा नहीं नहीं मेरे से कुछ गलती होगी, मैं 5वीं बार भी लगा लूं, ये ओसीडी है। इफ तीन। यू आर श्योर कि मुझे 3 बार लगाना है, और 3 बार लगाने से मेरा काम चल जाएगा, कहीं हमने पढ़ा है कि भगवान को 3 बार नमस्कार करो, 3 बार, मतलब वो हमारे दिमाग में एक फीडबैक है, वो ओसीडी नहीं है सर। हाँ जी, लेकिन हाँ अगर जी। हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे बार बार, तो वो ओसीडी है, कि मुझे दिमाग में तो रह रहा है लगता कि है नहीं, डॉक्टर। इनकम्प्लीट है भाई, अभी दोबारा एक बार भगवान के ढंग से दर्शन नहीं किए मैंने, और ढंग से हाथ नहीं जोड़े थे, दोबारा जाऊंगा, गाड़ी का वो गाड़ी का ओसीडी अक्सर है। होता है ना, जैसे गाड़ी में लॉक लगाया जो फिर दोबारा चेक करने जाता है आदमी कि लगा नहीं लगा। एक हाँ, बार में नहीं एक कई बार में बार तो कोई होता दिक्कत है। नहीं। नहीं, मुझे तो कुछ कई बार ऐसा हो गया कि मैं एक स्टार्ट कर लिया, नहीं दिमाग कहीं और होता है ना, तो फिर सोचता मैंने किया नहीं किया। अभी तो खैर आई एम नाइस 64, जब मैं 54 का भी था, अपने रूम से चले एक्स वाई जेड किसी ऑफिसर के रूम में किसी काम के लिए, वहां जाके समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस लिए आया था। तो उन्होंने कोई चीज बताई, ये करके ला बाहर निकल गया, मैं भूल गया कि इन्होंने क्या बताया था, कि माइंड एकदम डाइवर्ट हो गया, दूसरा सामने मिल गया। तो वो चीजें थोड़ा लगा के टाइम जो है उसको फिर याद करना पड़ता था, आ जाता था। पता नहीं वो सीडी में आता कि नहीं आता। ऐसे जैसे अभी आपने बताया कि काफी हद तक हम लोग ना एक्सरसाइज या अपना काम करने की क्षमताएं सब चीजें खत्म हो गई, मतलब हर चीज में रिमोट कंट्रोल आ गए हैं, रिमोट से बैठे बैठे दरवाजा खोल दिया, ये कर दिया, उठने वाली बात नहीं, फोन भी नहीं रहा, मतलब कि तो पहले सुनने जाते थे। फिर दूसरा पहलू ये भी तो है कहीं ना कहीं, हमारा खान पान जो आजकल आ गया है, जैसे फास्ट फूड आ गया, जंक फूड आ गया है, ये आ गया, तो ये इस तरह के सर, जो फूड्स आ गए हैं ना ये। साइंटिफिक डेटा ये कहता है कि केमिकल्स का रोल बहुत ज्यादा है। हाँ। पार्किंसन में भी उसको कहते हैं कि हम्म। केमिकल का रोल काफी है। तो केमिकल बेस्ड जितनी भी चीजें हैं वो तो नुकसान कर ही रही है, और केमिकल इतना ज्यादा आ गया है कि इसको हटाना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल। मतलब आप ये देखें, रोजमर्रा की जिंदगी में भी केमिकल आ गया है। हम्म।
तो जैसे पेस्ट, गुड नाइट है, ऑल आउट है, ये हम घरों में चलाते हैं। फर्श साफ करने वाला वो केमिकल है, लेट्रिन साफ करने वाला, पोर्ट साफ करने वाला जो है वो केमिकल है। हम अकेले किसानों को तो दोष देते हैं कि भाई किसान जो है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ज्यादा डाल रहा है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने घर में, ये भी देखने वाला पार्ट है। मतलब हम इंडिया में इस बेल्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप अभी यूरोप में जाएं, यूरोप के कुछ पेशेंट हैं जो दिखाते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन रहती है उनकी, तो वो मैंने देखा कि वहाँ पे जैसे ये मुल्तानी मिट्टी वाली शॉप, आप यकीन नहीं करेंगे इतनी डिमांड है वहाँ पे। और वो क्या करते हैं कि वॉशिंग मशीन में नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको डाल देते हैं पोटली बना के कपड़ों के साथ। वो उस सर्फ से, ये जो वॉशिंग पाउडर होते हैं इनसे नहीं धुलते। जो यंग, जो भी न्यूली बोर्न चिल्ड्रन है, उनके तो कपड़े बिल्कुल नहीं धुलते उससे। बहुत सारे लोग वहाँ ऐसे होते जा रहे हैं। तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। वो साबुन, शैम्पू वैम्पू ये कुछ यूज नहीं करते। रीठा, आंवला, इस तरह की वहाँ इतनी डिमांड है। मुल्तानी मिट्टी, इतनी डिमांड बढ़ गई है वहाँ पे। सेंधा नमक जो हमारे पूर्वज यूज करते थे, वहाँ पे इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग और उल्टा चक्र घूम रहा है हमारे यहाँ। तो हम लोगों को सभी को सचेत तो रहना पड़ेगा, और हमें थोड़ा इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो पढ़ा लिखा मतलब साक्षर, साक्षर ही कहेंगे, साक्षर जो वर्ग है ना, वो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ गया है। जैसे हम यहाँ से अभी हैं भाई, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, आप एडवोकेट हैं, तो अब हम ये सोचने लगे हैं कि भाई मैं तो इस पोस्ट पे था, अब मैं खुटबा चलाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। एक ये बहुत बड़ी समस्या है। और मैंने देखा है कि हमारे यहाँ गांव में बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे आईएएस आईपीएस रैंक पे रहे हैं। और आईपीएस आईएएस रैंक को तो मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं मानता, लेकिन जो लिटरे प्रोफेसर रहे हैं किसी सब्जेक्ट का, जिनको पूरी जिंदगी उस सब्जेक्ट पर उनका कमा, वो अल्टीमेटली वो वापस आए। उनकी दिनचर्या अगर देख ले तो कोई देख के नहीं कह सकता है कि स्कूल का टीचर भी होगा ये। ऐसे जो हमारा तरीका है देखने का, किसी को आकलन करने का कि भाई इसका स्टेटस क्या है, उसमें तो वो उनको कहेंगे कि लेबरर है कोई। उन लोगों ने समझा है जीवन को, उन लोगों को लेकर देख के लगता है कि ये जीवन को समझ गया, इसलिए वापस आ गया है। परिवार विवार सब छोड़ दिया, उसने कहा पत्नी तुम मेरे साथ चलना चाहो चलो, नहीं तो रहो भैया इसी घर में, लग्जरी में रहो, मैं तो चला यहाँ से। तो ये चीज तो सर मतलब वापस आनी चाहिए, नहीं तो ये सब समस्याएं तो बढ़ेंगी, घटने वाली तो नहीं। अभी जहाँ हम आप लोग रह रहे हैं, शहरों के आसपास जितनी खेती हो रही है उसमें इतना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है, कीड़े ना लगे सब्जी वब्जियों में, कि अब मरीज को बताओ कि भाई बैंगन खा लो, बैंगन खा के पेट में दर्द हो जाता है, पालक खा के उसका आयरन बढ़ने के बजाय वो दस्त लग जा रहे हैं उसको। बड़ी समस्याएं हैं ये इसका डॉक्टर तो साहब कोई ये तो सर थोड़ा सा गवर्नमेंट को और थोड़ा सा हम सभी को इसमें ध्यान देना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये पार्किंसन में हम कोई स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से व्यक्ति के अंदर ये स्टार्ट हुआ, ऐसा हाँ कुछ सर, नहीं? सबसे सबसे पहले जो ना मसल हम्म। इसमें इन्वॉल्व होती है। हम्म। मसल तो क्या जो जटिल हो जाती मसल है, का हार्ड हो जाती है क्या मसल जैसे? मसल मसल का ट्रिमर है, जो हम्म। ट्रिमर करती है मसल, हम्म। सबसे पहला सिम्टम जनरली इसमें ये होता है। हम्म। नहीं, जैसे सुबह के वक्त में जैसे व्यक्ति उठता है तो हाथों में अकड़ाहट होती है, तो क्या वो भी कुछ इसका पार्ट होता नहीं, है या नहीं? अकड़ाहट अकड़ाहट तो डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट। अकड़ाहट तो बहुत सारे कारण हैं, हम्म। अकड़ाहट में तो ऐसा नहीं होता। हम्म। लेकिन अगर वो अकड़ाहट थोड़ी देर में ठीक हो जा रही है, हम्म। मसल का जो ट्रिमर है, ट्रिमर के लिए हमें सचेत रहना चाहिए कि ट्रिमर क्यों हो रहा है। हम्म। और वो भी यूनिलेटरल, सपोज करो एक ही हाथ में हो रहा है किसी को ट्रिमर, दूसरा हाथ बिल्कुल ओके है, ये एक पैर में हो रहा है, तो वो जनरली पार्किंसन नहीं होगा। इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत दोनों हाथ इन बोलना है तो दोनों ही होते हैं इसमें। या किसी को राइटिंग में, इनिशियल पार्ट में राइटिंग में थोड़ा छोटे छोटे शब्द, एक इसमें ये भी होता है पार्किंसन में कि जब वो लिखता है ना तो छोटे शब्द बनाने लगता है, पहले जो हम्म। साइज था लेटर का वो छोटा लिखने लगा है वो। ये भी एक इसका लक्षण होता है कि छोटे छोटे बहुत बारीक लिखने लगा है।
तो अगर घर वाली या कोई कहते हैं डॉक्टर या बच्चे बताते हैं पहले तो पापा बहुत अच्छा लिखते थे, अब जो है ये बहुत छोटे छोटा लिखने लगे हैं, तो वहां जरूर ध्यान दे लेना चाहिए कि ये कोई क्या दिक्कत आ रही है। या उसके काम की एफिशिएंसी कुछ कम हो गई है, जो पहले कुछ ज्यादा करता था बिल्कुल कम करने लगा। काम की एफिशिएंसी थोड़ा लेट पता लगती है, ट्रिमर का जल्दी पता लग जाता है। हम्म। काम की एफिशिएंसी क्या होती है कि घर वाले ही मान लेते हैं चलो एज हो रही है, 60 के हो गए, अब तो काम कम ही होगा, तो वो थोड़ा उसमें लेट इट गो वाला चलता है मामला कि चलो भाई जो हो रहा है ठीक है, एज है। लेकिन जब ट्रिमर आए हैं, ट्रिमर चूंकि ट्रिमर एक नॉर्मल फिनोमेना नहीं है किसी भी एज में, उसमें न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होता ही है ट्रिमर में, तो जहां भी नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, उसको रूल आउट जरूर कर लेना चाहिए। एक तरह से कहीं ना कहीं व्यक्ति के ना पानी पीने की भी मैं समझ देखता हूँ कमी है, मतलब लोग अब पानी पीने को भी बहुत जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम पीते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है काफी जगह। हाँ मतलब क्या सर, है कि पानी का एक्चुअली थोड़ी सी है तो सही। वैसे तो ये है कि अगर एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग को लिया जाए, हम्म, जो नेचुरली है, मतलब हम्म, एक ये भी परेशानी है आजकल, नेचुरली है कौन, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि नेचुरली जो होगा उसकी बॉडी डिमांड करेगी, जो भी चीज कमी होगी, सपोज खाना नहीं खाया तो आपको भूख लगेगी, पानी नहीं पिया तो प्यास लगेगी आप। हम्म, लेकिन अभी क्या है, अननेचुरल लाइफ जीने की वजह से हमें प्यास लगना, मतलब हमें प्यास ही नहीं लगती सपोज, हम्म, ये अननेचुरल है। ऐसे तो अगर नेचुरली लाइफ में लिया जाए तो जितनी पानी की हमें डिमांड है उतनी हमें प्यास लगती है। अगर नेचर के हिसाब से देखा जाए, नेचर में कोई लीटर का हिसाब नहीं है कि एक व्यक्ति को 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर पानी पीना चाहिए। अभी जो ये ट्रेंड आया है कि हमें 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर अकॉर्डिंग टू वेदर इतना इतना लेना चाहिए, सर्दियों में इतना लो, गर्मियों में इतना लो, ये जो ट्रेंड आया है ये इसी वजह से आया है कि हम एक अननेचुरल लाइफ में जा रहे हैं। अदरवाइज तो जिसकी जितनी डिमांड है, जिसका जितना बेसल मेटाबॉलिक रेट है, उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होती है, जितना बेसल मेटाबॉलिक रेट जितना हो ज्यादा होगा, जो जितना हैवी वर्कर है उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होगी। तो बॉडी उसकी मांगती है, डिमांड करती है कि मुझे भाई पानी सेटिस्फाई नहीं हुआ एक गिलास से, वो 2 लीटर पी जाएगा, 1 लीटर पी जाएगा एक बार में। तो बॉडी की अपनी डिमांड होती है। भूख भी ऐसे ही है, भूख लगती है, लेकिन हम चारों टाइम खाना खा रहे हैं तो भूख लगेगी कहाँ से, तो हमारी बॉडी भूल ही जाती है कि भूख क्या होती है। वो जो नियमितता है वो खत्म हो गई ना, जो जिस टाइम पे वो हमें नहीं होता। बायोलॉजिकल होना चाहिए वो नहीं है ना, क्योंकि वो तो अपने उस रिक्वायरमेंट पे होगी अपना। कई बार आप देखेंगे कि जिन लोगों को करेला कड़वा लगता है, उनको करेला इतना अच्छा लगने लगता है, इसका मतलब सिंपली होता है कि करेले के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बॉडी के अंदर जिसकी डेफिशिएंसी। कई बच्चों को आप देखेंगे पहले ये बच्चा केला ही नहीं खाता था, अभी केला बहुत खाने लगा, इसका मतलब क्या है, या तो पोटेशियम कम हो रहा है, कुछ उसके अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट केले में ज्यादा है जो उसके अंदर डेफिशिएंसी है। वो टेस्ट डेवलप कर लेती है बॉडी उस चीज के लिए। ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हमारा जो सेंसिटिव, ये इतना सेंसिटिव है बॉडी कि मतलब इसको अब तो हम भूल गए अपने आप को ही। ये विषय थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि अगर हम भूल ही गए, मतलब सच्चाई है कि भूल गए, नहीं तो आदमी से बढ़िया, ह्यूमन से ज्यादा है सेंसेस किसी की नहीं है। हम्म। जिसकी सारी सेंसेस बहुत अच्छी हों वो सिर्फ अकेला ह्यूमन है। नहीं यस। तो एनिमल्स और बाकी में किसी की एक सेंस अच्छी है, किसी की दूसरी अच्छी है, किसी की 3 4 5 सेंस अच्छी नहीं है, आदमी की सारी सेंस बहुत तेज है। एक जैसा मेरे ख्याल से मेरे लोगों ने सिर में या तेल लगाना ही बंद कर दिया काफी लोगों को, इससे भी कुछ फर्क पड़ता होगा नहीं? इसमें जैसे सर तेल लगाने का ये है, जैसे बहुत ऑयली स्किन है तो नहीं लगाना चाहिए। अब जैसे कान में डालने के लिए डॉक्टर मना करता है कि कभी तेल मत डालो, लेकिन कई बार कान बहुत ड्राई रहते हैं, इतने हार्ड हो जाते हैं, उनका जो वैक्स है वो इतना हार्ड हो जाता है कि वो मतलब हटाओ तो जख्म हो जाए, उसे निकालने में दिक्कत आने लगती है। तो ऐसे लोगों को 10 15 दिन में 1 बूंद आधा बूंद तेल डाल लेना चाहिए। किस चीज का तेल, कौन सा तेल? मतलब नॉर्मल सरसों का ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। ऐसा एक चीज और पूछनी थी आपसे कि जो आज के समय में ना एक ट्रेंड चला भी रहा है, जैसे जो हमारी नाल होती है, सुंडी से बोलते हैं, तो उसके टैंक बन गए, यानी कि उसके लॉकर्स टाइप के बन गए हैं, मतलब कहते हैं उसमें वो लोग रख देते हैं जब बच्चा पैदा होता है, और कभी कोई बाद में कोई प्रॉब्लम या डिजीज होती है तो उससे कोई सिम्टम्स को दूर करते हैं, क्या है कुछ? हाँ सर, ये सर आजकल है ये। एक्चुअली इसमें बहुत डिटेल में तो मैं नहीं गया हूँ, हम्म, लेकिन ये वाकई ऐसा है। उसको कुछ बैंक होते हैं उस तरह के,
तो उसमें वो रख देते हैं। और कोई बड़ी बीमारी होती है तो वो जैसे स्टेम सेल वाला है ना सर, ये उस तरह का है कि वो हम्म, उसी की सेल हैं और उसी की सेल से वो कुछ ग्रो करके उसको फिर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये कहते तो ये है कि इफेक्टिव है बहुत ज्यादा, लेकिन अब कितनी है क्या है ये तो थोड़ा सा मुझे डिटेल नहीं पता है इसकी। जी। लेकिन ऐसा है, वो बहुत लोग कराते हैं ये। हम्म, आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। और उसका जितने भी ये कैंसर है या बाकी बड़ी बीमारियों में इसका रोल है कि इसमें ये काम करेगी। लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा केसेस इस तरह के नहीं है जिसमें उनका यूज हुआ हो। ये एक है। हमारे भी एक दो मित्र हैं जिन्होंने ये कराया है। तो दिल्ली में बैंक हैं तो वहाँ वो उसको प्रिजर्व रखते हैं। अरविंद जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो चलिए, माता जी आई हैं, वो कुछ पूछने जा रहे हो, आ जाओ, पूछो। नमस्कार सबको। सबको नमस्कार माता प्रणाम। जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि मेरा रात को ना पैर बहुत अकड़ जाते हैं और तलुओं में मेरे, ये 2013 से मुझे ये परेशानी है। तो जब भी मैं मतलब फरीदाबाद में दिखाया था एक को, और तब से ये अब इतनी बढ़ गई है कि मेरे तलुओं में वैसे हाथ फेरो तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन इतनी अकड़ाहट होती है कि तलुओं में बस फिर मैं तेल लगाऊंगी या कुछ रात में भी उठ कर कुछ पैरों में लगाऊंगी, फिर अब चलने में परेशानी, अब पेट भी खराब रहता है ये। अच्छा माता जी, तलुओं में क्या सुनपन आ रहा है? पता नहीं लगता हाथ लगाने में, क्या लग रहा है? नहीं, तलुओं के अंदर मेरे ऐसा लगता है जैसे कोई फॉर्म होता है ना, फॉर्म टाइप का। जैसे मैं जब चलती हूँ तो ऐसा लगे जैसे किसी फॉर्म पे पैर रख रही हूँ, मतलब यह क्या है। गुदगुदा। हाँ। बेसिकली आपको आपको जो हुआ है वो नर्व कंप्रेशन है। हम्म। ये नस आपकी कुछ उसमें दिक्कत आई है, वो उसकी वजह से दिक्कत है। ये न्यूरोलॉजिकल दिक्कत ही है, क्योंकि सेंसेस जो है ना, सेंसरी लॉस है आपका ये, है ना। तो इसमें कोई लोअर बैक से, लंबर रीजन से, लोअर बैक से आपकी नीचे वाली कमर के पीठ के नीचे वाले हिस्से में, कमर में, वहां से कोई नस दब गई है। उसकी वजह से ऐसा हो रहा है हाँ, ये आपको। कमर में भी खैर दर्द रहता है मेरी, हाँ, उसकी वजह से ऐसा हो रहा घुटनों है। में बहुत दर्द है, लेकिन ये तो सब अब है। लेकिन तलवों की बहुत परेशानी है बस, जिससे हाँ, मेरे तो को तलुओं रात को में ना जो हो रहा है, नींद में हर 2 घंटे में मैं मतलब टॉयलेट जाती हूँ या क्या, तो वो नींद अच्छा ही नहीं एक तो पूरी। अगर एक तो अगर आप एमआरआई करा सकते हैं तो एमआरआई करा लीजिएगा। और एक फिजियोथेरेपी आप जरूर कराएं। और वो तो अरविंद जी से मैं बात कर लूंगा। कुछ ठीक है। मेडिसिन उसमें देते हैं, वो उसमें काफी फायदा करती हैं, चलो। है ना। और एक B12 अरविंद जी इनको दे दीजिएगा। B12 तो ले रही हूँ। हम्म, B12 ले रहे हैं? हाँ, B12 तो वो डॉक्टर है ना मेरा देवता, जी देवेश, तो उन्होंने जी बताई थी। और उसकी गोली भी, शुगर भी मेरे को अभी हुई है 5-6 महीने से, जी 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 जी। और तो कई बीपी की बार भी, क्या होता है, बीपी की हाँ, भी गोली ले रही हूँ। कुछ डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा होने लगता है। तो B12 ले रही हैं, एक बार देख लेंगे, अरविंद जी से बात कर लेंगे ठीक क्या है। क्या आप ले रहे हैं। हम्म, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको बता देंगे क्या करना है आगे। ठीक है जी। हम दोनों सीनियर सिटीजन हैं, हम माता जी में। देखो, जी 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 सीनियर सिटीजन तो है ही अब। अब इनका 60 का जन्म है तो सीनियर सिटीजन तो होंगे ही। जी जी जी। अच्छा, चलिए नहीं, ये ना। तो अच्छी बात। अब नमस्कार। जैसे जैसे माता जी को जो दिक्कत है, अब हाँ, नमस्कार माता जी, हम्म, नमस्कार। हम्म, हाँ, हम्म, अब जो जी इनको जी। जो दिक्कत है, इसको हम किसी पर्टिकुलर डायग्नोसिस में नहीं रखेंगे। मतलब हम ये कहने लगे भाई इनको ये हो रहा है, इनको ये हो रहा है, कुछ नहीं। एजिंग प्रोसेस है। एजिंग प्रोसेस की वजह से जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा में कोई दिक्कत आई है, कोई ऑस्टिफाइड डिपोजिशन है, कहीं हड्डी बढ़ गई है, वो एजिंग प्रोसेस है। या थोड़ी बहुत डिस्क इधर उधर हो गई है, वो भी एजिंग की वजह से ही हुई है, क्योंकि मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। लिगामेंट या सपोर्टिंग जो चीजें होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं उसकी वजह से। और नर्व भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती हैं। नर्व में भी वो बात नहीं रहती जो यंग एज में होती है। तो अब ये ये इसको मैं हम आपको किसी। बताऊं, अब ये मेरे हमारे पड़ोस में ही एक डॉक्टर त्यागी हैं, जी जो मिसेज जी। हाँ, है। नहीं तो आई क्यों, नो, मैं जानता नहीं हूँ। बता दूं क्या हो गया, वो भी तो हाँ, कोई नहीं कोई होम्योपैथी की है। नहीं। होम्योपैथी बता दो की है बता वो। दो। कोई बात नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बताने में कोई, वो मेरे को खुद हाँ हाँ। घर पे आकर के दवाई दे के गई हैं जी। जी या कहेंगी, बोली ये 4 गोली मतलब रोज खा लिया करो।
अब मैं खा रही हूँ, लेकिन अभी कुछ मेरे को मतलब वो नहीं है, या आराम नहीं मैं है। ना मैं मिसेस त्यागी से बात कर लूंगा। हाँ मैं पर्सनली अगर पूछ लूंगा उनसे। हाँ, ठीक है ना। वो बैठती है ना जो यहाँ पर। हाँ, वो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ। चलिए सब जी जी। अच्छा अच्छा, नमस्कार चलिए, सर। काफी चर्चा हो गई। जी चलिए नमस्कार, आदरणीय नमस्कार। नैब साहब से निवेदन है कि अपना नायर साहब, आपने रामायण शुरू करी नायर सर। कर दी। हमारी हमारी पत्नी ने आधी खत्म कर दी है, आधी से अरे ज्यादा। वाह वो लेके अभी भी बहुत बैठी बढ़िया, हुई है बहुत मंदिर बहुत में। बढ़िया। अच्छा, नमस्कार सर। आपका आशीर्वाद चल रहा अरे है हम लोग के नमस्कार ऊपर, सर। बहुत बहुत आशीर्वाद चल रहा है अरे आपका हम लोग पे। हम लोग अभी भूत है। चलिए आदरणीय नैब साहब, दोस्तों देखिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज एक न्यूरो प्रॉब्लम के साथ आप आपने लेके आए थे आज की, किस तरीके से उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। और दैट वाज पार्किंसन। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि अगले आने वाली कड़ियों में हम लोग अल्जाइमर के बारे में, डायमेंशिया के बारे में एक एक सेशन रखें, जो वो भी बहुत कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, कि उसमें सबके अपने अपने अनुभव हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं और अपनी अपनी परेशानियां हैं। पहले आपने पार्किंसन बीमारी की शुरुआत जो करी, एक एक चीज उसके बारे में डिटेल में बताई। और मैंने भी सेशन में आने के पहले थोड़ा सा उसको गूगल पे भी चेक किया था, होता क्या पार्किंसन कैसे, क्योंकि मुझे अल्जाइमर, मैंने सुबह रवि शर्मा से बात की थी, मैं क्या हमसे अल्जाइमर और डायमेंशिया के बारे में शाम को पूछ सकते हैं, उनका नहीं, उनके लिए सेपरेट सेशन रखेंगे। तो आई वांटेड टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन दोस थिंग्स। तो आपने कोई चीज छोड़ी नहीं, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया, जो भी हम लोग एक कॉमन मैन जान सकते हैं उससे आगे बढ़ के आपने बताया। और हम लोग की जितनी भी एंग्जाइटी थी इस बारे में, या एंक्शस थे हम लोग जानने के बारे में, उसमें आपने बहुत अच्छे से बताया। एज यूजुअल यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन और सीधे से बात करते हैं, कहीं किसी कोई लाग लपेट नहीं करते। और आज का आपका सेशन हम लोग की जानकारी के हिसाब से हम लोग कहेंगे बहुत एनरिच किया आपने, रियली एनरिच अस विद पार्किंसन। और हम लोग को जो थोड़ा बहुत डर कि सभी को होना है, जो मेरे दिमाग में भी था, जैसे आपने बताया पेन चलाने में होता, तो वो मैंने फिर लिख लिया कि राइटर्स क्रैम्प या राइटर्स वो एंग्जाइटी है वो है। तो कई बार मेरे को भी लगता है कि चेक में हमने जानबूझ के उसमें डेट डालना चाहते हैं तो डेट गड़बड़ हो जाती है, एक आध चेक कैंसिल करना पड़ता है, लेकिन बाद में सब ठीक होने लगता है। दैट इज नॉट, तो कुछ डाउट्स जो मन में थे ना वो निकल गए। लेकिन ये जरूरी है कि हम लोग सोशली एक्टिव रहें, एक दूसरे से मिलते रहें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बनाए रखें। और मैं तो कहूंगा अनिल शर्मा जी ने शाम को जो 6 से 7 का जूम मीटिंग का कर दिया है, इसमें भी हम लोग का इंटरेक्शन हो जाता है, वी आर एबल टू स्पीक। हम लोग अपने दिल की बात कह लेते हैं और अपनी चीजों को निकाल लेते हैं, दिमाग काफी हल्का कर लेते हैं और दूसरी चीजों से सीखते भी हैं। बट तो आज का आपका सेशन वाकई में बहुत फ्रूटफुल रहा है। बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एंड आई विश कि अगले आने वाले बहुत जल्दी महीने 2 महीने में आप सर अल्जाइमर्स और डेमेंशिया के ऊपर भी एक हम लोग की क्लास लें, हम लोग को उस बताएं, और ताकि जो एक एंग्जाइटी होती है या साइकोलॉजिकल एंग्जाइटी कह लीजिए, ये दूर हो। क्योंकि आदमी देखिए ऐसी बीमारियों को छुपाता है, ऐसी बीमारियों को बहुत ज्यादा जाहिर नहीं करता, फैमिली से छुपा। और आजकल न्यूक्लियस फैमिलीज हो गई हैं, हस्बैंड वाइफ है, वाइफ हस्बैंड से छुपाती है, हस्बैंड वाइफ से छुपाता, जो परेशान हो गया वो परेशान हो जाएगा, या इस उम्र में कहाँ इलाज कराते हैं हमारा घूमेगा। तो इन सब चीजों से आपके आज की क्लास लेने से कई डाउट्स क्लियर हो गए कि पार्किंसन क्या एग्जैक्टली है। ऐसे हम चाहेंगे सर अल्जाइमर्स में, डायमेंशिया में, और कभी आपको मौका लगे तो ये जो साइकोलॉजिकल एंग्जाइटीज है सर, क्योंकि आपको समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है हम लोग। तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू, आपके आज के क्लास के लिए, आज के उद्बोधन के लिए, आपने जो हम लोग को क्लैरिफाई किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद आदरणीय एनके नैब साहब, धन्यवाद आदरणीय जगदीश त्यागी साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार थोड़ा सा लंबा है, एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा सर। सुख और दुख मन की मानसिक स्थिति है। सुख और दुख मन मन की मानसिक स्थिति है। जिस बात को मन स्वीकार कर ले वह सुख है। जिस बात को मन स्वीकार कर ले वो सुख है, पर जिस बात को मन स्वीकार ना करे वो दुख है। और जिस बात को मन स्वीकार ना करे वो दुख है। बॉक्सिंग जैसे खेल ऐसे होते हैं जिसमें खिलाड़ी को बहुत चोट लग जाती है। बॉक्सिंग जैसे खेल ऐसे होते हैं जिसमें खिलाड़ी को बहुत चोट लग जाती है, परंतु खुशी से वह सह लेता है। परंतु वह खुशी से सह लेता है। दूसरी ओर यदि कोई किसी को अपमान सूचक शब्द कह दे
तो मनुष्य उसको सोच सोच कर जीवन पर्यंत परेशान रहता है। दूसरी ओर यदि किसी को अपमान सूचक शब्द कह दे तो मनुष्य उसको सोच सोच कर जीवन पर्यंत परेशान रहता है। बोलो वाह वाह। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। बहुत आइए खुश जी। सर, बहुत ओ आइए जी। शांति शांति शांति। सभी को सभी को प्रणाम, सभी को सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति।